कि अभी ड्रैगन की पूंछ को छोड़कर ड्रैगन की पीठ और अभी उसका सिर बचा हुआ था। और अभी ड्रैगन की पीठ के ऊपर 3 और लड़ाकू उससे हाई लेवल के खड़े हुए थे कि वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। और कुछ ही समय के अंदर आरव ने भी अब पीठ के ऊपर के 3 लड़ाकुओं को हरा दिया था। उनको हराने में उसको ज्यादा समय नहीं लगा। उनको हराने के लिए आरव ने इस बार 17 चालों का यूज किया था। वहीं वो सब कुछ देखने के बाद में होलमास्टर जगदीश पूरी तरह चौंक गया था। अब उसके साथ में होलमास्टर जगदीश को थोड़ा सा डर भी लगने लगा था, क्योंकि अब जहाँ पर आरव जा रहा था ना, वह लड़ाकू बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। वह ट्रांसेंड मॉडल 7, 8 और 9 के ऊपर थे, यानी कि हाफ संत के ऊपर पहुंचने से कुछ ही कदम दूर। अगले ही पल आरव अब अपनी एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट कर चुका था। उसके माथे के ऊपर से अभी पसीना तैर रहा था। अब उसका भाला एक वापस से खतरनाक ड्रैगन का रूप ले चुका था। इस बार ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके अंदर से आसपास का ओरा बाहर की तरफ फूट रहा था, जिसको वो दिखा रहा था कि इस बार उसने अपनी एनर्जी उसके अंदर झोंक दी हो। इस बार कोई ना कोई ऐसा अशुभ बादल वहाँ पर फटने वाला था, जिसके अंदर से कोई बौछारें और कुछ कांपने वाली चीजें नीचे आकर उनको फटाकने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि सामने के तीनों लड़ाकू पूरी तरह से एक शक्ति के नीचे दबने के लिए जा रहे हों। हालांकि उसने वहां पर उन सभी को संभाल लिया था। बूम! उस अटैक को रोकने की वजह से वहां पर बादल छट जाता है। पैंग पैंग पैंग, और यहाँ पर उसी के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग होने लगती है और आवाजें आने लगती है। समय के अंदर वह धूल का गुबार वहां से हट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरव अभी जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका पूरा पसीनों से शरीर लथपथ हो चुका था और वह बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। उसका शरीर पूरी तरह से खून से भर चुका था। हालांकि जहाँ पर उसका पूरा शरीर इसी तरह से घायल और अलग अलग चोटें लगी हुई थी, वहाँ दूसरी तरफ अभी जो 3 लड़ाकू मास्टर उसके सामने खड़े हुए थे, वह पूरी तरह से बेहोश पड़े थे। इसका साफ साफ मतलब ये था कि आरव ने अब वहाँ पर ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था। हालांकि वहाँ पर ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को पार करने के बाद में अब उसके सामने ड्रैगन पर्ल बचा हुआ था, जो उस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन का एक आखिरी चरण जोड़ा गया था। वहाँ पर तो जहाँ पर उसने उस कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल से अलग मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर केवल 3 ही चरणों को पार किया था, उसके बाद में वहाँ पर पहुंच गया था। हालांकि वहाँ पर वह पर्ल नहीं था। हालांकि इस बार इसको यहाँ पर और ज्यादा कठिन बनाने के लिए इस पर्ल को भी शामिल किया गया था। और पिछले 300 वर्ष हो चुके थे, जिसके अंदर बहुत से लड़ाकू इस ड्रैगन गेट को चुनौती देने के लिए आए थे। हालांकि वह ड्रैगन गेट को पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। वो केवल उसकी पीठ के ऊपर ही पहुंच सके। आरव पूरी तरह से अभी हाँफ रहा था। उसके हाथों से खून नीचे बह रहा था। हालांकि अभी तक भी पूरी तरह से लाल होने के बावजूद उसका जो दृढ़ संकल्प था वह टूट नहीं रहा था। वह अभी तक भी उनसे लड़ने के लिए उनके सामने खड़ा था। मानो कोई ऐसा विश्वास था जो उन्हें मौत से लड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा था। ड्रैगन पर्ल के ऊपर इस बार 3 की जगह केवल एक ही लड़ाकू वहाँ पर था। हालांकि उसकी जो साधना लेवल थी वह बाकी सबसे बहुत ज्यादा था। बिना किसी झिझक के जल्दी से अब वह दोनों आपस के अंदर लड़ने लगते हैं। शक्तिशाली ध्वनि वहाँ पर निकलने लगती है। पूरी तरफ गगनभेदी हवाएं चलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल लड़ाकू अगर उनके बीच में आ जाए तो वह तो चक्के के अंदर आटे की तरफ फिस जाए। उन दोनों की इस तरह की टक्कर की वजह से आरव के हाथ के अंदर का भाला भी टूट चुका था। हालांकि वहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने मूवमेंट आर्ट, फिस्ट आर्ट और उसके पास में जितनी भी ज्यादा युद्ध टेक्निक्स पड़ी हुई थी उन सभी का वहाँ पर यूज करने लगा। आखिरकार लास्ट के अंदर उसने अपने शरीर को ही एक भाले नुमा बना लिया था। उसके साथ में एक सफलता पूर्वक खतरनाक अटैक के साथ में सामने वाले लड़ाकू के ऊपर उसने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली थी। 388 बार। वास्तव में युद्ध के संतान बनना इतना ज्यादा आसान नहीं था। होलमास्टर जगदीश ने वहाँ पर टिप्पणी की। इस बार वास्तव में आरव को वहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसको हराने के लिए उसको वहाँ पर 388 वार्स का यूज करना पड़ा था। ऐसे उसने वहाँ पर ड्रैगन गेट पर्ल को भी पार कर लिया हो। हालांकि वहाँ पर उसको देखकर ये लग रहा था कि आरव अब अपने शरीर की आखिरी सीमा तक पहुँच गया था। इस स्थिति के तक आने के बाद में उसकी
ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उसको चोट न लगी हो। उसका पूरा शरीर कमजोर रूप से कांप रहा था, हालांकि फिर भी वो मजबूती से अपनी जगह पर ऐसा खड़ा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उस दृश्य को देखने के बाद में वहाँ पर जो भी बात कर रहे थे वो पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। उनकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मुंह से एक शब्द बाहर निकाल सके, कि आज जो नजारा उन्होंने यहाँ पर देखा था ना, वह जिंदगी भर तक उसको नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर वो देख सकते थे कि आरव की जो ताकत थी ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके अंदर की जो शक्ति थी ना, उसके साथ में आरव ने आज यहाँ पर अटूट होकर इस खतरनाक एग्जाम को पास किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने वहाँ पर कितनी घाटियां पार की। वह तो उसका एक ही निर्णय था कि वह पर्ल पे जाएगा और पर्ल वाले को सबक सिखाएगा। ये होती है असली अमर भावना। उसके बाद में जो वो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसके ऊपर से हट जाती है और थोड़े समय के बाद में आरव फिर से उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगता है। इस बार उसके शरीर के ऊपर से सारे चोट के घाव हट गए थे। उसने बोलना शुरू किया, ये तो स्वर्ग का एक आशीर्वाद है कि मैं वहाँ पर अपने टीचर से मिला। उन्होंने केवल यहाँ पर मुझे मजबूत रहना नहीं सिखाया, उन्होंने वहाँ पर मुझे महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए। जब भी मैं अपना रास्ता भटकता तो उन्होंने धैर्यपूर्ण और कभी कभी मारपीट कर भी मुझको आगे बढ़ाया। उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, जो वह मेरी जिंदगी के अंदर आए और मुझे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जिसके लिए मैं यहाँ पर सक्षम हूँ जो मैं हूँ। साधना का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होता कि आप अपनी शक्ति का विकास करें। इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो होती है वो होती है अपने चरित्र का विकास करना। इसके साथ में तो मैंने अपने भाले को अपने शरीर का एक अंग बना लिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ हूँ। ये मेरी ताकत की वजह से नहीं, ये मेरे सिद्धांत, मूल्यों और लक्ष्यों की वजह से है। जो मैंने लक्ष्य ठाना था वह आज मेरा यहाँ पर लक्ष्य बन चुका था। आरव वहाँ पर ऐसे ही कहता जा रहा था। हालांकि थोड़ी देर मजाक करने के बाद में वह आखिरकार अपने मेन मुद्दे के ऊपर पहुंच जाता है। आप सभी को पता है मेरे टीचर कौन है? मेरे टीचर वह हैं जो विश्व के गुरु बन सकते हैं अगर आप उनके शरण में आते हैं। मेरे टीचर ऐसे हैं, आप सभी को सुधारने में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी लड़ाई टेक्निक्स को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को भी उन्हें सम्मान देना चाहिए बिना किसी शर्त के। आरव ने ऐसा कहा और भीड़ ने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार उनके कॉम्बैट मास्टर हॉल के एक संतान के रूप में वो आने वाले पीढ़ी के अंदर एक प्रमुख बनने वाले थे, इसलिए उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी बातों को टाले। मेरे टीचर हमेशा से विनम्र रहे हैं, मेरे टीचर हमेशा से विनम्र रहे हैं। उनको सामने आना कोई भी पसंद नहीं है और इसके अलावा वह हमेशा से अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना ही पसंद करते हैं और वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते भी नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि वह थोड़े शर्मीले किस्म के हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इस बात को बाहर लीक ना करे कि मेरे टीचर कौन है और उनके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं फैलनी चाहिए। हाँ, अगर आप में से किसी ने भी ऐसे ही उठपटांग बातें करना शुरू कर दिया और मेरे टीचर को वहाँ पर उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया और बाहर जाकर उनके बारे में बताने की हिम्मत की ना, तो मैं आप सभी को साफ साफ बता देता हूँ कि मैं उसे वहीं पर ही मौके पर ही मार डालूंगा। आरव ने वहाँ पर आधिकारिक रूप से कहा था। उसकी बात सुनते ही भीड़ घबरा गई और उन्होंने कहा, मास्टर आरव, आप इसकी चिंता ना करें, हम इसके लिए तैयार हैं और हम कभी भी अपना मुंह बाहर नहीं खोलेंगे। ये अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिरकार मेरे टीचर कौन है जिसकी मैं इतनी देर से बातें करता जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मेरे टीचर का नाम विपिन है। आरव की बात सुनने के बाद में जितने भी कॉम्बैट मास्टर और हॉल मास्टर्स थे ना, सभी की आंखों के अंदर अब आरव को लेकर एक सम्मान उमड़ आया था, क्योंकि आखिरकार वो देख सकते थे कि सामने वाला खड़ा हुआ वह युवक एक कॉम्बैट मास्टर की संतान था। उसके अलावा वह अपने शिक्षक को वहाँ पर सम्मान देना चाहता था और इसके बारे में पहले बता देना चाहता था कि भविष्य के अंदर वो कभी भी मिले तो आप सभी को उसका सम्मान करना चाहिए था। आखिरकार ये बंदा उन अपने शिक्षक को किस तरह से सम्मान देता होगा। जहाँ पर वह इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं अचानक से उनकी नजर कहीं पे पड़ती है और वह देखते हैं कि एक आकृति अभी उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी और अचानक से वह उन सभी के बीच में आकर लैंड कर जाती है। वह युवक जैसे आता है वह अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रख लेता है और उसकी आंखों के अंदर एक जटिल भाव देखा जा सकता था और उसके साथ में वह कॉम्बैट मास्टर की संतान को देख रहा था। उसको वहाँ पर आते हुए देखकर हॉलमास्टर जगदीश, क्या हुआ? ये आखिरकार कौन है? क्या यह आपके रोसा साम्राज्य की कॉम्बैट मास्टर
हॉल के अंदर से कोई कॉम्बैट मास्टर है। वो कहने वाला कोई और नहीं था, वह राजेश था। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अचानक से यहाँ पर इस तरह से घुसे आना ये वास्तव में अजीब था, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर वो भोपू बचा दिया गया था, जिसकी आवाज सुनने के बावजूद आखिरकार ये इतना ज्यादा लेट कैसे हो सकता था। अरे भाई, ये भोपू था, कोई घोपू नहीं जो अपनी मर्जी चलाओ और यहाँ पर आओ। अरे इसके लिए सभी को एक साथ आना होता था। अरे हम सभी पागल हैं जो यहाँ पर पहले ही आकर बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, लेट हो गया, लेकिन इसने यहाँ पर घुटने क्यों नहीं टेके? क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके युद्ध के संतान ने एक फरमान जारी किया था। उसके बाद में सभी लड़कों मास्टर्स ने वहाँ पर अपने अपने घुटने टेक दिए थे अपने सामने की युद्ध के संतान को सम्मान देने के लिए। हालांकि ये युवक ऐसा खड़ा था जैसे कि उसको वहाँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था।